नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हमारे भूगोल के सेगमेंट पर आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे अक्षांश और देशांतरों की। हमारी जो मुख्य रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, उनसे अदा कदा हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार 2023 में आपका क्वेश्चन बना था 90 डिग्री रिज का, देशांतर का क्वेश्चन बना था। किसका बना था? 90 डिग्री देशांतर का क्वेश्चन बना था। और उसके पहले यदि आपको ध्यान हो तो एक उपोष्ण कटिबंध से संबंधित क्वेश्चन बना था कि ग्वालियर उपोष्ण की विशेषताएं धारित करता है या नहीं। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका पिछली बार ही बना था। अच्छा, उसके पहले भी जाए तो यदा कदा क्वेश्चन बनते रहे हैं। उसके पहले आपने एक क्वेश्चन और यदि आपको दिमाग में आ रहा हो तो 80 डिग्री पूछा गया था देशांतर। कितना डिग्री पूछा गया था? 80 डिग्री। और ये जबलपुर उसका आंसर था। क्या आंसर था आपका? जबलपुर उसका आंसर था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बनते हैं और हमें इसकी जानकारी होना चाहिए कि क्या अक्षांश है और क्या देशांतर। चलिए आते हैं हम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अक्षांश जो है कि कोणीय दूरी होती है। किसी स्थान के सापेक्ष कौन सी दूरी होती है आपकी? कोणीय दूरी होती है। मान के चलो कि ये जो ग्लोब है, जब हम अक्षांश के हिसाब से देखते हैं तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं माय डियर फ्रेंड? दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। 0 डिग्री मतलब ये मान के चलिए कि आप एक एग्जांपल से समझें कि मान के चलिए कि पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल तो आपने देखा होगा, अनानास। उसको हम बीच में से स्लाइस करते हैं तो आधा ऊपर का पार्ट, आधा नीचे का पार्ट। तो आधा अपन ने क्या कर दिया? ऊपर का पार्ट, और आधा क्या कर दिया हमने? नीचे का पार्ट। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। तो क्लियर हुआ आपका कि हम इस हिसाब से अक्षांश के हिसाब से हम किसको कैसे बांट रहे हैं? दो पार्ट में बांट रहे हैं। अच्छा, यहीं पे मैं देशांतर और मैं आपको बता देता हूँ कि देशांतर के हिसाब से हम उसको कितने पार्ट में बांटते हैं। तो आप बीच में से जो खड़ी रेखा है 0 डिग्री देशांतर। कितना डिग्री देशांतर? 0 डिग्री देशांतर। तो राइट साइड का जो पार्ट है, आप ये देखें, ये जो राइट साइड का पार्ट है इसको हम बोलते हैं पूर्वी भाग। कौन सा भाग? पूर्वी भाग। और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी भाग। कौन सा? पश्चिमी। तो ये आपका कौन सा देशांतर हो गया? पूर्वी देशांतर हो गया। और ये वाला कौन सा भाग हो गया आपका? पश्चिमी देशांतर। मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि देशांतर के हिसाब से भी हम गोलार्ध को दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अक्षांश के हिसाब से भी हम किसको बांटते हैं? ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्षांश क्या है आपकी? जैसा कि आप स्क्रीन से देख रहे हो, इस टाइप की जो आड़ी रेखाएं हैं ये आपकी क्या है? आपकी अक्षांश। और देशांतर क्या है आपका? देशांतर ये जो आपकी खड़ी रेखाएं ग्लोब पे दिखाई देती हैं ये क्या है? आपकी देशांतर है। तो क्लियर हुआ? ये काल्पनिक रेखाएं किसी स्थान को फाइंड आउट करती हैं। जो आप मैप देखते हो और मैप में किसी स्थान को आइडेंटिफाई करना है तो आपके अक्षांश और देशांतर ही हमें देखना होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 डिग्री जो अक्षांशीय दूरी होती है, कितना डिग्री? 1 डिग्री। मतलब कि ये 0 है और ये आपका क्या है? 1। तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है आपकी? 111 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर होती है आपकी? औसत है। औसत कितना
अब यह दूरी विषुवत वृत्त पर, क्योंकि ये जो 0 डिग्री होता है ये क्या कहलाता है हमारा विषुवत वृत्त। माय डियर फ्रेंड क्या कहलाता है? विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त पर इसकी दूरी होती है 110.6। कितनी होती है यहां से यहां तक की? 1 डिग्री कितनी होती है आपकी? 110.6। ठीक। दूसरी बात क्या कह रहे हैं हम आपसे? ध्रुवों पर कितनी होती है आपकी? 111.7। क्योंकि होगा यूं कि ध्रुवों पर क्या होगा, सरफेस जो है कि पृथ्वी का कर्व ले लिएगा, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल। करेक्ट, समझ आ रहा है? विषुवत रेखा पर सपाट एरिया होगा, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, इस टाइप से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो ध्रुवों की तरफ जो कटिबंध या जो डिग्री हम बात कर रहे हैं अक्षांश की, वो दूरी बढ़ती जाएगी। करेक्ट। तो यहाँ भी हम नीचे ध्रुव की तरफ जाएंगे तभी दूरी बढ़ती जाएगी, यहाँ भी हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तभी दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ध्रुवों पर ये जो दूरी है वो कितनी होगी? 111.7। क्या होगी? 111.7। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। हम कुछ देशों की बात कर ले रहे, कौन कौन से महाद्वीप आते हैं और वहाँ पर कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है ना? तो दक्षिण अमेरिका की यदि हम बात करें तो यहाँ पे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, एक किस रेखा पर आ रहे हैं आपके? भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा पर? भूमध्य। जो विषुवत रेखा है वही भूमध्य रेखा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जो विषुवत रेखा है वही भूमध्य रेखा है। अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसेस एक ही है, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। अभी हम इसको नक्शे में भी समझेंगे। और एशिया में देखें तो हम मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये मुख्य हैं। तो कुल टोटल कितने देशों की हम चर्चा कर रहे हैं? 13 देश जो है कि हमारे किस रेखा पर आ रहे हैं? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर आ रहे हैं। कितनी डिग्री पर? 0 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि सूर्य यहाँ पर लंबवत 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसको समझ लेते हैं, सूर्य क्या कहना चाह रहा है आपका। मान लीजिए ये हमारा गोलार्ध है और ये हमारा 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है ना? सन आपका मान लीजिए ये है, और इसका सन का भी मध्य वाला पॉइंट। कौन सा वाला? मध्य वाला पॉइंट। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी आपका कैसे चक्कर लगाती है सन के? पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व। यह अपनी कहाँ पे घूमती है? धुरी पर भी घूमती है। ओके। और सूर्य के सापेक्ष भी घूमती है, मतलब कि यूं यूं इस टाइप से भी घूम रही है और सूर्य के सापेक्ष भी घूम रही है। इस टाइप से आप समझ लीजिए पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, और सूर्य के सापेक्ष भी चारों तरफ घूम रही है। और इसमें एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि ये जो पथ होता है इस टाइप से नहीं होता है। ये मान के चलिए कुछ समय के लिए इसको पृथ्वी यदि आप मान लें तो कैसा घूम रही है? पश्चिम से पूर्व घूम रही है और सूर्य के सापेक्ष भी घूम रही है। ठीक, समझ आ रहा है आपको? ठीक। लेकिन ये दिमाग में रखना कि बिल्कुल सीधी नहीं घूम रही है। इसका जो पथ है, ये जो पृथ्वी का पथ है वो कैसा है? इस टाइप से आप सब नीचे जाती हैं और फिर ये आपकी कहाँ आती है? ऊपर को आती है। कैसे? फिर से समझे हम। नीचे से शुरू हुआ, इस टाइप से ऊपर को आना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर को, फिर नीचे। पैराबोलिक पथ होता है, परवलयकार होता है इस टाइप से। समझ आ रहा है? किस टाइप से? इस टाइप से। मतलब कि यूं नहीं है ऐसा। हम यदि सूरज को, यदि हम ऑब्जेक्ट को बीच में मान लें तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसा नहीं है। कैसा है? सूरज बीच में आप कुछ समय के लिए मान लें तो किस टाइप का पथ है? इस टाइप से। फिर नीचे, फिर ऊपर को आइए आप, फिर नीचे। करेक्ट। तो इसमें होगा ये कि एक बार पृथ्वी क्या हो गई?
सूर्य के मध्य वाला पोर्शन मान लें, उससे नीचे की तरफ जाएगी। जब पृथ्वी नीचे की तरफ जाएगी तो माय डियर फ्रेंड हम बोलते हैं कि सूर्य ऊपर की तरफ गया। किस तरफ गया? ऊपर की तरफ, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में। पृथ्वी यहाँ से कहाँ गई? नीचे की तरफ में। कहाँ से गई? नीचे की तरफ में। तो सूर्य कहाँ गया? ऊपर के, अपर लिफ्ट हुआ। तो जब हम इसको बोलते हैं उत्तरायण, क्या बोलते हैं? उत्तरायण। तो सूर्य क्या हो गया? उत्तरायण हुआ। करेक्ट। ये जो स्थिति बनती है आपकी, जो उत्तरायण होता है वह होता है आपका 21 मार्च। कब होता है? 21 मार्च। करेक्ट। और जब दक्षिणायन होगा सूर्य, मतलब कि ऐसा समझ लीजिए पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों, सूर्य कहीं नहीं जा रहा, सूर्य बीच में है। सूर्य कहाँ है? सूर्य बीच में है। पृथ्वी घूम रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है और परिक्रमा भी घूम रही है। पृथ्वी को हल्का सा अपर लिफ्ट होना है, नीचे भी जाना है। ठीक। तो जब पृथ्वी नीचे की तरफ जाएगी तो सूर्य कहाँ दिखाई देगा आपको? ऊपर की तरफ। पृथ्वी कहाँ गई? नीचे की तरफ। तो आपको सूर्य कहाँ दिखा? ऊपर की तरफ। पृथ्वी यदि ऐसी है वो नीचे की तरफ आ रही है तो सूर्य आपको दिखेगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि एक्चुअल में सूर्य कहीं नहीं जा रहा। पृथ्वी नीचे की तरफ और अपर लिफ्ट में थोड़ा सा लिफ्ट होती है। तो जब नीचे की तरफ लिफ्ट हो रही है तो वो कौन सी तारीख होती है? 21 मार्च। तो एक्चुअल में हम इस तारीख को क्या बोलते हैं? सूर्य का उत्तरायण होना। कौन सी तारीख होती है आपकी? 21 मार्च। अच्छा, दूसरी स्थिति हम ले लें। दूसरी स्थिति होती है 23 सितंबर। कितनी होती है? 23 सितंबर की स्थिति। अब यहाँ पे क्या होगा? 23 सितंबर को पृथ्वी अभी कहाँ? नीचे की तरफ की बात की मैंने। अब कहाँ बात करूँ मैं? ये ऑब्जेक्ट है, तो अब हम बात कर लें ऊपर की तरफ में। अब ऊपर की तरफ जब हम बात करेंगे तो सूर्य कैसे दिखाई देगा आपका? ऊपर की तरफ पृथ्वी जा रही है तो सूर्य हमें कैसे दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ जाते हुए। तो इस तारीख को सूर्य क्या हो गया? दक्षिणायन। ये बात समझ आई माय डियर फ्रेंड? इस तारीख को सूर्य क्या हो गया? दक्षिणायन हो गया। अच्छा, कितनी ऊपर और कितनी नीचे? अधिकतम वह कितनी ऊपर जाती है और अधिकतम वह कितनी नीचे? चलो इसको भी समझते हैं हम लोग। चलिए यहाँ आइए आप। ये मान लीजिए अर्थ है। ओके, ये मान लीजिए आपका सूरज है ये। ठीक। ये मध्य वाली जो स्थिति है ये वाली है। ओके। एक बार क्या होना है? सूर्य का उत्तरायण, मतलब हमें कैसा दिखाई देगा? सूर्य ऊपर की ओर आते हुए। एक्चुअल में सूर्य ऊपर नहीं जा रहा, पृथ्वी नीचे की तरफ। ठीक। और एक बार क्या होना है? सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं हम। तो एक्चुअल में जब वो दक्षिणायन हो रहा है तो पृथ्वी ऊपर की तरफ। तो जब उत्तरायण होना तब कौन सी स्थिति रही? 21 जून की स्थिति। सॉरी, 21 जून, 21 मार्च, सॉरी। फिर से बना लेते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री, और ये आपका सूर्य का सेंटर पॉइंट मान लीजिए। ठीक है कि नहीं? हम पहले लेते हैं 21 मार्च की स्थिति। ठीक। 21 मार्च से क्या होगा? सूर्य उत्तरायण होना चालू होगा। एक्चुअल में क्या होगी? पृथ्वी नीचे की तरफ जाएगी। ये हो गया आपका कौन सी तारीख? सूर्य का उत्तरायण। ठीक। दूसरी तारीख लेते हैं हम लोग, वो होगी आपकी 23 सितंबर। यहाँ क्या हो गया? सूर्य का दक्षिणायन। सूर्य यहाँ क्या हो गया? दक्षिणायन। ठीक। क्लियर हुआ डाटा? मतलब दक्षिणायन का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी कहाँ? ऊपर की तरफ। उत्तरायण का मतलब हो गया पृथ्वी कहाँ? नीचे की तरफ। अच्छा, कितनी ऊपर और कितना नीचे, ये मैंने आपसे चर्चा की थी। तो देखें आप, यहाँ पर एक रेखा आती है आपकी 23.5 डिग्री। कितना डिग्री पर?
23.5 डिग्री। यहाँ भी एक रेखा आती है, वो भी आती है आपकी 23.5 डिग्री पर। ठीक, इसको अक्षांश बोलते हैं 23.5। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। माय डियर फ्रेंड, क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो जब सूरज ऊपर की तरफ उत्तरायण हमें समझ आएगा, तो इसका मतलब क्या स्थिति होती है आपकी? देखिए आप, ये मैंने बनाया सूर्य सेंटर पॉइंट यहाँ, मतलब कि ये जो सेंटर पॉइंट है 23.5 डिग्री का, और ये वाली जो स्थिति है, ये कब की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं? एक तारीख होगी आपकी 21 जून। कौन सी तारीख होगी माय डियर फ्रेंड? 21 जून। अच्छा, यहाँ ले लेते हैं अपन ये जो सन का सेंटर पॉइंट, सन सन सन, ये तारीख कौन सी होगी आपकी? ये तारीख होगी 22 दिसंबर। कौन सी तारीख होगी? 22 दिसंबर। अब डाटा क्लियर हुआ? फिर से देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि एक सन है और पृथ्वी ऐसे ऐसे नहीं घूम रही है। कैसा घूम रही है? थोड़ा सा इस टाइप से ले लीजिए, मध्य बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए। ठीक, और ये बीच का मध्य बिंदु ले लीजिए। ठीक, तो अब हम 21 मार्च से स्टार्ट करते हैं। कितने मार्च से स्टार्ट करते हैं? 21 मार्च। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट 21 मार्च की स्थिति। ठीक है कि नहीं? अब हमें क्या करना है? पृथ्वी को नीचे की तरफ करना है। तो सूर्य ऑटोमेटिक क्या होगा? उत्तरायण। पृथ्वी को नीचे किया, तो ये कितना चला? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये यहाँ पे 23.5 आ गया ऊपर की तरफ में। तो सूर्य क्या? उत्तरायण। अब यहाँ से क्या होगा? पृथ्वी ऊपर डायरेक्शन में जाना चालू करेगी। कितने तारीख से? 21 जून से। तो जून, जुलाई, अगस्त, इसका सेंटर पॉइंट सितंबर तक। 23 सितंबर को कैसा हो गया? फिर से बराबर पे आ गए। क्लियर हुआ डाटा? 23 सितंबर को आ गए फिर से सूर्य का सेंटर पॉइंट और पृथ्वी का सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से सूर्य कैसा होगा? दक्षिणायन होगा, तो ये फिर ऊपर को जाएगी पृथ्वी इस टाइप से। सूर्य दक्षिणायन, इसका सेंटर पॉइंट, और इसका मकर रेखा। कौन सी रेखा माय डियर फ्रेंड? मकर रेखा। अब समझ आया आपको? मकर रेखा पर कब होगा? 22 दिसंबर। अब इसको कुछ बोलते भी हैं, वो भी आप क्लियर कर लीजिए। क्या कहते हैं इसको? तो 21 जून को हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। 22 दिसंबर को हम बोलते हैं मकर संक्रांति। कौन सी संक्रांति? मकर संक्रांति। 23 सितंबर को हम बोलते हैं शरद विषुव। कौन सा विषुव? शरद विषुव। और 21 मार्च को हम बोलते हैं बसंत विषुव। कौन सा विषुव? बसंत विषुव। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या और बात कह रहे हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, डाटा आपका क्लियर हुआ। सूर्य क्या होता है? लंबवत होता है। गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर कैसा होता है? न्यूनतम होता है। कैसा होता है माय डियर फ्रेंड? बिल्कुल न्यूनतम होता है। अधिकतम कहाँ होगा फिर? अधिकतम होगा आपका ध्रुवों पर। कहाँ होगा? ध्रुवों पर। कांगो नदी अफ्रीका में है, जो भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कई बार पूछी गई है एग्जाम में। और विक्टोरिया झील की चर्चा करते हैं, तो ये भी आपकी विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका में माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट नक्शे से हम लोग देखते हैं। चलिए आप नक्शे में नजर डालें। देखिए, ये आपका क्या है? इक्वाडोर, करेक्ट। ये क्या है आपका? कोलंबिया। ये आपका ब्राजील। ये कौन सी रेखा पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग? भूमध्य रेखा पर। देन आगे बढ़ते हैं। साउथ टोम एंड प्रिंसेस, ये आपका गैबन से आगे चलते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसके बाद चलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद युगांडा, उसके बाद केन्या और सोमालिया। ठीक, तो ये अफ्रीका के 0 डिग्री अक्षांश के देश। मालदीव, उसके बाद आपका इंडोनेशिया, ये वाला, और ये आपका किरीबाती। ठीक, तो आपको नक्शे से बेहतर समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा की बात करते हैं। कौन सी रेखा की बात करते हैं? कर्क रेखा की बात करते हैं।
तो कर्क रेखा में कुल देश की संख्या आती है हमारी 18। कितने देश की संख्या आती है हमारी? 18 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका में आपका हवाई द्वीप जो कि यूएसए में है, मैक्सिको और बहामास। अफ्रीका की बात करें तो माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया और मिस्र। एशिया की बात करें हम तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत लगभग कर्क रेखा मध्य से जाती है और मध्य प्रदेश में भी लगभग मध्य से जाती है। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान। जल क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो हमारा हिंद महासागर जो कि जाहिर सी बात है भारत से बिल्कुल नीचे की तरफ में ही है। अटलांटिक महासागर जो एस की आकृति बनाता है, अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर पूर्वी साइड का भी और पश्चिमी वाला। ताइवान जल संधि, लाल सागर जो कि आपकी भूमध्य सागर के साइड में आपके अफ्रीका के ऊपर की तरफ में। रिफ्ट घाटी है, ध्यान रखना, लाल सागर एक्चुअली कौन सी घाटी में बहता है? रिफ्ट वैली। ठीक, चलिए मैक्सिको की खाड़ी आपका उत्तर अमेरिका। मिस्र व नासिर झीलें। भारत में आपकी माही नदी भी आपकी कर्क रेखाओं को कैसे काटती है? 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है माय डियर फ्रेंड? 2 बार काटती है। ठीक, नक्शे में आप देख सकते हो आप इसको। ये है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है आपकी? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है आपकी? कर्क रेखा है। ठीक है ना। ये देखिए आपकी मैक्सिको, ठीक, यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये, लेकिन मैक्सिको से आपका निकलती है। बहामास, ठीक है ना, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, माली, इजिप्ट, मिस्र, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान। ये आपका इंडिया लगभग 20 से निकलती है गाड़ी, लगभग 20 से। ठीक है कि नहीं। बांग्लादेश आपका, ठीक है कि नहीं, म्यांमार, चाइना, ताइवान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा में जो है कि आपका कितने देश आते हैं? तो ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, मकर रेखा 11 देश। कितने देश आते हैं? 11 देश। दक्षिण अमेरिका में आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। मकर रेखा कहाँ होगी? दक्षिण गोलार्ध 23.5 डिग्री। कहाँ होगी? दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री। ठीक। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और फ्रेंच पॉलिनेशिया। ये कहाँ पर? फ्रांस में है। और ऑस्ट्रेलिया है ही। यहाँ पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर, कितने दिसंबर? 22 दिसंबर को लंबवत होती हैं। और उत्तरी गोलार्ध का मैंने आपको डाटा दिया था। यहाँ सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत होती हैं। ठीक, कितने जून को लंबवत होती हैं? 21 जून को लंबवत। ये आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। यहाँ पर कब आएगी आपकी सूर्य की लंबवत किरणें? ये आएंगी 22 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को। ठीक, और बीच में कब रहेंगी? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, क्लियर हुआ मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है कि क्षेत्र दे रखे हैं। देखिए आपका बोत्सवाना नंबर 1 कहाँ पर है आपका? ये अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया आपका ये देखिए मकर रेखा पर ही है। देन आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर है आपका? ये दक्षिण अमेरिका में। ठीक। अल्जीरिया नंबर 4 ये आपका अर्जेंटीना। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में ही है। नेक्स्ट आपका पराग्वे नंबर 5। पराग्वे आपका ये है, छोटा सा है। ठीक है ना। नेक्स्ट मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका, ये देखिए आपका, ये आपका मेडागास्कर।
मेडागास्कर जलधारा भी यहाँ पर बहती है, यहाँ पे मोजाम्बिक है जलधारा में, यहाँ अग्लोहास है, यही अग्लोहास जलधारा मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो 2 जलधारा में बट भी जाती है। चलिए आगे बढ़ें। मोजाम्बिक क्लियर हो गया आपका। नामीबिया, ये आपका नामीबिया। 9 नंबर चिली, तो चिली कहाँ पर है आपका? अर्जेंटीना, ये है आपका चिली, ठीक। और ये पूरा क्षेत्र वैसे तो कहा जाए तो एंडीज पर्वतमाला में आता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनको एक बार कर लीजिए भाई, देशांतर रेखाएं। मैं आपका 0 डिग्री से हम बात करेंगे, ऊपर से जो हमारा स्पेन, लंदन, वहाँ से लेके आएंगे बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर से निकलते हुए। चलिए देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो प्रधान एवं उत्तर रेखा पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी, कहाँ पर स्थित? पूर्व या पश्चिम में स्थित। तो जाहिर सी बात है, चलिए ये देखिए आप, देशांतर रेखा इस टाइप की रेखाएं होती हैं, ठीक है। किस टाइप की रेखाएं होती हैं? इस टाइप की रेखाएं होती हैं। हम इसे पूर्व और पश्चिम में बांट देते हैं। कितने बांट देते हैं? पूर्व और पश्चिम में हम इसको बांट देते हैं। तो किसी स्थान की कोणीय दूरी, कौन सी दूरी? कोणीय दूरी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें यामयोत्तर रेखाएं भी हम कहते हैं। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी, तो जाहिर सी बात है कि ये जो देशांतर रेखाएं इस टाइप की हैं, तो विषुवत रेखा पर तो लगभग चौड़ाई ज़्यादा होगी, लेकिन जैसी ध्रुव पर जाएगी, इस टाइप से ध्रुव पर जाएगी तो सिंक हो जाएंगी। तो सभी रेखाएं ध्रुव पर जो है कि उनकी चौड़ाई एक रेखा से दूसरी रेखा की दूरी कम होती जाएगी। अब देखिए भूमध्य रेखा पर क्या होगी? इनकी दूरी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे ध्रुव पर जाएंगी तो इनकी दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक। 0 डिग्री जो देशांतर है, इसको हम प्रधान एवं उत्तर, माध्यान्ह या हम ग्रीनविच लंदन का एक स्थान है। कहाँ का स्थान है? लंदन का एक स्थान है, तो उसके नाम पर हम इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड? जाहिर सी बात है, समय का आकलन करते हैं। भारत का हम समय देखें तो ग्रीनविच से कितना है? 5.5 घंटा आगे चलता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी को गौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ें। प्रधान एवं उत्तर रेखा पर निम्न देशों से होकर गुजरती है, ठीक, बिल्कुल सही है। यूके सबसे ऊपर हम देखें, उसके ऊपर भी यदि हम देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका मिलेगा आपको नॉर्वेजियन सागर। कौन सा सागर? नॉर्वेजियन सागर, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना आप लोग, ऊपर की तरफ। ऐसे तो ऊपर आर्कटिक से निकलता है, कौन सा क्षेत्र को बोलते हैं ऊपर नॉर्थ में, हम उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक। और नीचे के क्षेत्र को बोलते हैं हम अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका, ठीक है कि नहीं। चलिए, और ये जो 0 डिग्री रेखा ऊपर से लेकर नीचे तक मध्य में से निकल रही है, तो नॉर्वेजियन सागर भी रहेगा आपका। यहाँ पे आपके यूनाइटेड किंगडम भी है, यूके जिसको बोलते हैं। मैनचेस्टर भी यहाँ पर है। क्या है आपका? मैनचेस्टर, ठीक है, ध्यान रखना आप। यह 10 डिग्री अक्षा यहाँ पर 0 में, यहाँ पर इंग्लिश चैनल भी माय डियर फ्रेंड। कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल, ध्यान रखना आप। कौन सा चैनल है आपका? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के जब नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ मिलेगा आपको, लग जाएगा फ्रांस का मैदान। कौन सा मैदान लग जाएगा आपका? ये फ्रांस का मैदान। अच्छा, फ्रांस के मैदान के नीचे जब आएंगे आप लोग, यहाँ की तरफ में दूसरा चित्र बना लेते हैं हम। कहाँ से छोड़े थे अपन लोगों ने? फ्रांस के मैदान, फ्रांस के मैदान। ये हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक। फ्रांस के मैदानों के नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा अपने को स्पेन का पठार। क्या मिलेगा हमको? स्पेन का पठार मिलेगा, स्पेन मिलेगा हमें आपको, स्पेन। इसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड। 2 पर्वत यहाँ पे बड़े स्पेशल हैं, सेरा मोरेनो। कौन सा पर्वत? यहाँ पर है
सेरा मोरेनो, ठीक। और नीचे की तरफ एक पर्वत और है, इसका नाम है आपका सेरा नेवादा। कौन सा पर्वत है आपका? सेरा नेवादा। कई बार पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना आप लोग, ये 0 डिग्री पर ही आते हैं। 0 डिग्री जो जिसको हम ग्रीनविच या यौम उत्तर रेखा भी बोलते हैं। बस इसके नीचे आपका यहाँ पर एक चाबी नुमा आकृति बना लीजिए आप, ठीक, इस टाइप से। ये आपकी कौन सी संधि होती है आपके माय डियर फ्रेंड? ये संधि होती है आपकी जिब्राल्टर। कौन सी संधि? जिब्राल्टर। ओके। अब चाबी नुमा आकृति इसलिए बनाई है माय डियर फ्रेंड क्योंकि यहाँ पर कौन सा सागर लग गया आपका? भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। कौन सी कुंजी? भूमध्य सागर की कुंजी। कौन सी संधि को बोलते हैं हम लोग? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं। जस्ट इसके नीचे फिर आपका कौन सा क्षेत्र लग जाएगा? अफ्रीका वाला पोर्शन लग जाएगा। आप नक्शे को सामने रखिएगा, फिर इसको देखिएगा, आपको समझ आएगा। नक्शे को सामने रखिएगा या एटलस पर नक्शे को देखिएगा, आपको बेहतर समझ आएगा। तो क्लियर हुआ आपको? सबसे ऊपर अपन ने कहा क्या देखा? नॉर्वेजियन सागर की बात कर रहे थे हम। इसके बाद यूके वगैरह हम लोगों ने देखा, मैनचेस्टर हमने देखा, ठीक है कि नहीं, लंदन हमने देखा, ग्रीनविच हमने देखा 0 पर। नीचे को आएंगे तो और हम फ्रांस के मैदान हमने देखा, स्पेन हमने देखा, सेरा मोरेना, सेरा नेवादा हमने पर्वत देखा। उसके नीचे भूमध्य सागर की हमने बात की। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि की बात की। जल संधि के बाद में हमने इसको क्या बनाया? की बनाया एक। तो भूमध्य सागर की क्या है? ये कुंजी, ठीक। क्या है आपके? ये कुंजी। चलिए अफ्रीका में बात करते हैं तो घाना, अल्जीरिया, माली, टोगे, बुर्किना, अंटार्कटिका, फासो, ठीक। अच्छा, पूर्व की ओर बढ़ने पर देशांतर के 4 मिनट का अंतर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि 2 देशांतर पर लगभग 111 किलोमीटर ही ये होता है। तो यहाँ से क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, अपनी धुरी पर भी पृथ्वी इस टाइप से घूम रही है। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो उसी से हमारा क्या होता है? समय होता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर जब पृथ्वी घूम जाती है तो कितने मिनट का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का अंतर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट डाटा पे आते हैं हम लोग। अब गोलार्ध को हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, जो गोलार्ध था इसके आगे की जो आपकी लंदन से निकल के जा रही है, कहाँ से निकल के जा रही है? लंदन से निकल के जा रही है। तो ये हो गया 0 आपका कौन सा? 0 डिग्री देशांतर, ठीक। जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, इस तरफ से लेते हैं, ठीक है, नहीं इसके पीछे के डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका 180 देशांतर। कौन सा हो गया आपका? 180 देशांतर। इसको बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए इसका निर्धारण कब हुआ माय डियर फ्रेंड? 1884 में वॉशिंगटन में एक सम्मेलन में। 180 देशांतर पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। जाहिर सी बात है घटाना ही पड़ेगा क्योंकि पूरी पृथ्वी ऐसा घूम जाएगी और पूरा 24 घंटे आपका हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको नक्शे में समझते हैं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा है आपका? साइबेरिया वाला क्षेत्र, ठीक है कि नहीं। ये आर्कटिक महासागर और ये आपका अंटार्कटिक। यहाँ से आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये निकलती है, ठीक। यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका कौन सा क्षेत्र है आपका? अलास्का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है आपका? अलास्का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ से इस तरफ से इस टाइप से और इस टाइप के ये आपके कौन से द्वीप समूह हैं? फिजी द्वीप समूह। ये आपके समाओआ द्वीप समूह हैं आपके। ये आपका हवाई द्वीप समूह है। हवाई द्वीप समूह में आपको एक फेमस सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा, आपको याद है? उसका नाम है आपका मोनोलोआ। क्या नाम है? मोनोलोआ। मोनोलोआ कैसा ज्वालामुखी है आपका? सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में भी एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है आपका?
बैरन द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर। ठीक, यहाँ पर ये दो जल क्षेत्रों को मिलाने वाली यह है बेरिंग सागर। बेरिंग जल संधि भी है और बेरिंग सागर बात एक ही है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ आपका 180 डिग्री का मामला। यह है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम घूर्णन, अपने स्थान का रोटेशन। हालांकि अभी तक आप समझ गए होंगे, एक बार और देखते हैं हम लोग। पृथ्वी कहाँ से कहाँ घूमती है आपकी? पश्चिम से पूर्व। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। ठीक, यहाँ पर इसकी स्पीड औसत कितनी है भूमध्य रेखा? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। कैसी रफ्तार है? 1670। ठीक है कि नहीं? होता क्या है इससे? पूरा समय क्या लगता है? और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। कितना समय लगता है अपनी धुरी पर घूमने पर? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और इसी डायरेक्शन में सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। देखिए आप, अपनी धुरी पर भी घूम रही है। अच्छा, साथ साथ में इस टाइप का अप और इस टाइप से अपर डायरेक्शन में भी और लोअर डायरेक्शन में भी लिफ्ट भी होती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। क्लियर हुआ आपको? होता क्या है भाई अपनी धुरी पर? दिन और रात का होना। क्या होता है आपका? दिन और रात का होना। जाहिर सी बात 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड दिन और रात ही होंगे। आगे बढ़ें। हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना। ठीक, हवाओं और धारा की, हालांकि हवा के सेगमेंट पर हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कॉलियस बल क्या प्रभाव करता है, फेरल बल, फेरल के नियम क्या है, बॉयज बेलेट दाब के नियम क्या है, तो चर्चा करेंगे। तो वहाँ हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि हवा और धाराओं की दिशा कैसे आपकी बदल जाती है। उत्तरी गोलार्ध में वह अपने कहाँ मुड़ जाती है? दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में वह जो है कि अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना? इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे। ज्वार भाटा का आना। ठीक, ज्वार और भाटा दो अलग अलग चीजें हैं। किसी स्थल क्षेत्र में, जो स्थल क्षेत्र में पानी का प्रवेश कर जाना, माने चलो ये पानी है और ये आपका स्थल क्षेत्र में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। ठीक है ना? इस स्थिति को हम बोलेंगे ज्वार। ठीक, और स्थल क्षेत्र से ये स्थल क्षेत्र है और पानी क्या हो गया? बाहर को निकल गया। पानी कहाँ चला गया? बाहर को निकल गया। तो इस स्थिति को बोलेंगे हम भाटा। ठीक, अच्छा, इसका एक ही कारण ये नहीं है कि वो घूम रही है, उसके कारण चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल भी है। ज्वार और भाटा की उत्पत्ति में दो पिंड और काम करते हैं, वो पिंड हैं चंद्रमा और सूर्य। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं परिक्रमण। ठीक है ना? परिक्रमा का मतलब हो गया, अब मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा लगाती है, लेकिन ऐसे घूमते घूमते लगाती है और ऐसा ऊपर और नीचे आते हुए भी लगाती है। ठीक है ना? इसको बोलेंगे हम परिक्रमण। इसमें कितना समय लगता है माय डियर फ्रेंड? इसमें समय लगता है आपको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। कितना समय लगता है? 365 तो पूरे दिन लग जाते हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय भी आपको लग जाता है। चलिए, इसका प्रभाव से होगा क्या? दिन और रात का छोटा या बड़ा होना। ठीक, इसको समझते हैं। मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा। अभी कर्क को लेते हैं पहले, फिर अपन लोग मकर को लेंगे। ठीक, अब सूरज को आप एक काम करिए, सबसे पहले अप्लाई करिए कहाँ पर? यहाँ पर अप्लाई करती है। सामान्य स्थिति की हम बात करते हैं कि सूरज का जो मध्य बिंदु है और भूमि का जो विषुवत रेखा है वो आमने सामने। तो अब आप गौर करिए कि ये 2 तारीखें पड़ती हैं आपकी, कौन सी? 21 मार्च और कौन सी तारीख? 23 सितंबर, जहाँ पर भूमध्य रेखा के सापेक्ष सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। करेक्ट? तो उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, साउथ में दिन और रात की स्थिति क्या होगी? बराबर होगी। भूमध्य रेखा पर कैसी हो जाएगी आपकी? बीच में दिन और रात क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी स्थिति यदि हम ले लें
हम दूसरी स्थिति यदि हम ले लें, ठीक, अब सूर्य को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? यहाँ रखते हैं, ये यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सूर्य उत्तरायण हो गया। तो ये कौन सी स्थिति हो गई आपकी? 21 जून की, ठीक, किसकी स्थिति हो गई आपकी? 21 जून की स्थिति हो गई, करेक्ट। अब यहाँ पे सूरज की सबसे ज्यादा रेखाएं कहाँ पड़ रही हैं? जाहिर सी बात है कहाँ पड़ेंगी आपकी सबसे ज्यादा रेखाएं? ये पड़ेंगी आपकी उत्तरी गोलार्ध में, करेक्ट। तो दिन बड़ा कहाँ होगा आपका? उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून का दिन कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक। लेकिन रात कहाँ हो जाएगी बड़ी? तो रात हो जाएगी माय डियर फ्रेंड दक्षिण गोलार्ध में। रात बड़ी कहाँ हो जाएगी? दक्षिण गोलार्ध में। और दिन बड़ा कहाँ हो जाएगा आपका? उत्तरी गोलार्ध में। दिन बड़ा हो जाएगा, ठीक, बात समझ आई, ठीक। अब दूसरी स्थिति को लेते हैं हम लोग। अब लेते हैं हम लोग मकर रेखा पर आते हैं। कौन सी रेखा पर आते हैं हम लोग? मकर रेखा की चर्चा करते हैं। मान के चलिए कि अब आपका सूर्य 23 सितंबर के बाद दक्षिणायन हो गया, मतलब पृथ्वी ऊपर की ओर मूव कर गई, ठीक। ये स्थिति ये रही 23.5 डिग्री पर। ये आपकी कौन सी रेखा हो गई? मकर। तो अब जाहिर सी बात है कि अभी हमने किसकी बात की? उत्तरी गोलार्ध की बात की। तो उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को दिन बड़ा हो रहा है? 21 जून को। कौन सी जून को? 21 जून को, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ रही हैं? 21 जून को पड़ रही हैं। अब मकर रेखा की जब हम बात करें तो मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ रही हैं आपकी? बताएं आप कब पड़ रही हैं? ये पड़ रही हैं 22 दिसंबर को। कौन से दिसंबर को? 22 दिसंबर को। तो जाहिर सी बात है कि जो स्थिति अभी उत्तरी गोलार्ध में थी, अब वो स्थिति कहाँ हो जाएगी? दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी दिन बड़ा 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में होगा। कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। समझ आया आपको? कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अच्छा, रात बड़ी की यदि हम चर्चा करें तो रात बड़ी कहाँ हो जाएगी? अब यहाँ पर हो जाएगी इस तारीख में, ठीक, क्लियर हुआ। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन कैसा हो जाएगा? बड़ा। और उसी तारीख में क्या होगी? रात बड़ी कहाँ हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप ये डाटा आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए और चीज़ों को देखते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है आप पर। चलिए, दिन रात का बड़ा या छोटा होना क्लियर हुआ। नेक्स्ट, जब आपकी पृथ्वी घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो ऋतु का परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऋतु का परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि अभी मान के चलिए कि ये 23 सितंबर के बाद से जब हम 22 दिसंबर को, तो उत्तरी जो गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ सूर्य की रेखाएं क्या नहीं होंगी? लंबवत नहीं होंगी। नहीं होंगी तो यहाँ पर ऊर्जा ऊष्मा नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी? कौन सा? ठंडा माहौल होगा। और गर्म माहौल कहाँ होगा आपका? दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा। जस्ट अपोजिट यदि हम ले लें, 21 जून की यदि हम चर्चा करें तो 21 जून को क्या होगा? गर्म मामला कहाँ होगा? यहाँ होगा। और ठंडा मामला कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो क्या हो रहा है इससे? आपका ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण हो रहा है। ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये कर्क और मकर रेखा का निर्धारण। चलिए, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, ये भी चर्चा हो गई है। विषुव के बारे में अपसौर और उपसौर की स्थिति, और 6 महीने का दिन ध्रुवों पर और 6 महीने की रात, इन दो की हम लोग अभी चर्चा करते हैं। अपसौर और उपसौर क्या स्थिति होती है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, ये उसी को जो मैंने आपको चर्चा की है, इसी को पिक्चराइज करके बताया गया है। 22 से 23 सितंबर की यहाँ पे चर्चा कर रहा है, 20 और 21 जून की चर्चा कर रहा है। आप गौर से देखें। और ये आपका 21-22 दिसंबर की चर्चा कर रहा है। यहाँ पर विंटर बता रहा है, यहाँ पर समर बता रहा है, ठीक है ना।
ये मैंने अभी आपको फिर से अभी समझाया भी है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उपसौर और अपसौर की स्थिति की चर्चा करेंगे। चलिए, तो उपसौर क्या है? दिनांक आपको क्या समझ आ रही है? 3 जनवरी। जब हमारी पृथ्वी, ये मान चलिए कि सूर्य है, और जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो एक वो स्थान जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ रही है, क्या आ रही है? मिनिमम, कम से कम दूरी, मिनिमम दूरी पर आ जाती है। और एक वो स्थान जब पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर रहती है, तो मिनिमम दूरी को हम क्या कहते हैं? उपसौर बोलते हैं, पेरिहेलियन बोलते हैं, पेरिहेलियन। ठीक, ये वाली। तो ये कब होती है आपकी? ये होती है आपकी 3 जनवरी। कब स्थिति बनती है आपका? 3 जनवरी को, ठीक है ना। और अधिकतम दूरी जब होती है वो स्थिति बनती है आपकी 4 जुलाई। कौन सी जुलाई को बनती है? 4 जुलाई। तो उपसौर क्या होगा आपका? जब आपकी पृथ्वी घूम रही है और सूर्य से सबसे नज़दीक आ जाती है, इससे नज़दीक नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो ये कब की तारीख में बना आपका? ये देखें आप, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी सबसे नज़दीक होगी, ठीक। और 4 जुलाई को पृथ्वी क्या होगी? सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी। पृथ्वी क्या होगी? सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी, ठीक। तो पृथ्वी और सूर्य की अत्यंत जब पास होगी, लगभग 14.75 करोड़ किलोमीटर, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर, प्रीहेलियन। अब बात करते हैं अपसौर की, एफिलियन। तो ये 4 जुलाई, ये अत्यंत दूर 15.26 करोड़ किलोमीटर। कितना माय डियर फ्रेंड? 15.26 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैंने एक प्रश्न का जिक्र किया था आपको। वो प्रश्न था कि ग्वालियर उपोष्ण की विशेषता धारित करता है। ये शायद लगभग 23 का ही क्वेश्चन है। ग्वालियर मध्य 23 या 22 में आया था। मतलब हमें इसमें क्या क्लियर करना पड़ेगा? हमें इसमें कटिबंध क्लियर करना पड़ेंगे, तो हम बता पाएंगे कि विशेषता धारित करता है अथवा नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन हमारा एक आया था 90 डिग्री रिज का, 90 डिग्री रिज। तो आप गौर से देखिए, आप जब हम पृथ्वी को 4 भागों में बांटते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध का जो पूर्वी हिस्सा है, देशांतर में यदि हम देखें तो हमारे भारत की देशांतरी स्थिति जब हम देखेंगे तो आती है हमारे भारत की 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट, 97 डिग्री 5 मिनट, ठीक है ना। कौन सी स्थिति आती है? 97 डिग्री 5 मिनट, ठीक। तो आप देखिए पूर्वी रेज, क्या चर्चा करना था अपने को? पूर्वी। तो हम हमेशा कहाँ जाते हैं? पूरब की तरफ ही जा रहे हैं। 68, 69, 70, तो जाहिर सी बात है 90 कहाँ होगा? यहीं कहीं होगा। तो हमारा जो इंडिया है, देखिए अब आप, तो नीचे क्या होगा आपका? कितना आसान क्वेश्चन था आपका, हिंद महासागर ही होगा। क्या होगा? हिंद महासागर। तो क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन, क्या होगा आपका? हिंद महासागर। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन वैश्विक क्वेश्चन नहीं था, एक्चुअली ये क्वेश्चन केवल और केवल सामान्य समझ का क्वेश्चन था। इतनी सामान्य समझ के क्वेश्चन भी कई लोग जो कि गलती करके आ गए। ये सीधा सीधा भारत से रिलेटेड क्वेश्चन था, भारत का देशांतर हमें पता होना चाहिए था, तो आराम से ये क्वेश्चन हमारा टैली कर लेते और हमारा क्वेश्चन प्लस होता। नेक्स्ट की जब हम बात करें, एक और क्वेश्चन किसकी बात कर रहा हूं मैं? कटिबंध से रिलेटेड। तो मैं आज आपको कटिबंध और बताता हूं। चलिए, तो हमारी जो पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश
0 से हम जब 30 तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं माय डियर फ्रेंड? 30 तक जाते हैं, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कितना कटिबंध बोलते हैं? कौन सा? उष्ण कटिबंध करते हैं, ठीक है कि नहीं। और 30 से 45 तक जब हम लोग जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 45 तक। इसको हम बोलते हैं उपोष्ण। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? उपोष्ण बोलते हैं, ठीक। अब हम आगे जब 66 तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 66 तक। इसको बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं, ठीक। और लास्ट आपका इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय। 90 तक जाता है ध्रुवीय, या इसी को हम बोलते हैं शीत, ठीक। तो हमारा ग्वालियर, जब हम मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं, ठीक, तो अक्षांश कहाँ से शुरू होता है मध्य प्रदेश का? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। कहाँ से कहाँ तक चलता है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। अब वो बात कर रहा है मध्य भारत के पठार में आपका क्या आ रहा है? ग्वालियर। ओके, बात किसकी कर रहा है? ग्वालियर की आपसे चर्चा कर रहा है। और ग्वालियर के बारे में आपसे पूछ रहा है क्या वह उपोष्ण की विशेषता धारित करता है, ठीक। क्वेश्चन है आपका। अब आप गौर से देखें, अभी हमने चर्चा की कि सूर्य जो है कि कर्क रेखा के लंबवत, कर्क रेखा कहाँ है? ये आपकी, ठीक। कहाँ पर? 23.5 डिग्री पर आपकी क्या है? कौन सी रेखा है? कर्क। तो सूर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है ना। कब हो जाएगा? 21 जून को। अब हम एक बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका? उष्ण। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब आपकी पृथ्वी ऊपर जाएगी, मतलब कि सूर्य दक्षिणायन होगा, सूर्य क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। इस स्थिति पर हम जब बात करेंगे तो यहाँ की जो स्थिति है वो नीचे धीरे धीरे 10 डिग्री का अंतर पा लेती हैं। कितने डिग्री का अंतर पा लेती हैं माय डियर फ्रेंड? 10 डिग्री का अंतर आ जाता है। क्योंकि सूरज अब कहाँ पहुँच गया? अब आपका ये 22 दिसंबर को कहाँ पहुँच गया आपका सूर्य? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा, ठीक है ना। ये कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोग? 22 दिसंबर को। तो जैसे ही सूर्य दक्षिणायन हुआ और सूर्य कहाँ पहुंचा? मकर रेखा पर, तो जो कटिबंध है वो नीचे को खिसक जाएंगे। कहाँ खिसक जाएंगे? थोड़े 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 नीचे, क्योंकि विशेषताएं बदल जाएंगी। भाई अभी सूर्य कहाँ था? कर्क रेखा पर था। अब सूर्य कहाँ आ गया आपका? मकर रेखा पर आ गए। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर लंबवत किरणें सूर्य की पड़ेंगी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ नहीं रहेंगी वह गर्मी ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो ये जो अभी उपोष्ण का मामला है वो कहाँ? 30 से 45 तक था। आप इसको 10 माइनस कर दो तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये आ जाएगा 35 से 30 में से 20 तक। कहाँ तक आ गया ये मामला? 35 से 20 तक एक मामला आ गया। ये देखिए आप। अब आप गौर से देखिए इस डाटा को। 21 डिग्री से हम कहाँ तक हैं मध्य प्रदेश? 26 तक, ठीक। उपोष्ण कहाँ से कहाँ तक आ गया? देखो आप 20 से 35 तक ये आ गया हमारा उपोष्ण। अभी उपोष्ण कहाँ था? ये था। अब उपोष्ण कैसा हो गया आपका? 20 से 35। कितना हो गया? 20 से 35 तक, 35 तक, 20 से 35 तक। तो जाहिर सी बात है ए वाला जो क्षेत्र है उसकी विशेषता कैसी हो गई आपकी? उपोष्ण की विशेषता हो गई। अब आपको क्या करना है? जितने भी कटिबंध उसको 10 10 10 नीचे ले आएंगे। कितना ले आएंगे? नीचे। और जब करके भाग जाएगी तो 10 10 10 ऊपर चले जाएंगे। तो बात समझ आई? ग्वालियर जो क्षेत्र है 101% उपोष्ण की विशेषता धारित करता है। तो आई होप इस पर हम और भी चर्चा करेंगे आगे के सेगमेंट पर। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।